गाय का दूध बेचने वाली गरीब सास बहू। अरे बस बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें और अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। तुम्हें कितनी बार कहा है कि गलतियां मत करो, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। आज मैं तुम्हें अपनी कंपनी से फायर करता हूँ। मालिक, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा फिर ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। अब तुम्हें यहाँ कोई मौका नहीं मिलेगा। तुमने सारे मौके खो दिए हैं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ऐसा कहकर चरण का मालिक उसे अपने ऑफिस से जाने के लिए कह देता है, जिसके बाद बेचारा चमन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वह घर पहुंचकर जो अपनी आंखों से देखता है तो उसे देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है। ये सब कैसे हुआ माँ? पिताजी को ये क्या हो गया है? पिताजी उठो ना पिताजी, सुबह तक तो सब ठीक था। पता नहीं बेटा, तेरे जाने के बाद तेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद तेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा कहकर निर्मला रोने लगती है, जिसके बाद बेचारा चरण बेबस होकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर देता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो चरण के ऑफिस जाने के बाद उसके पिताजी इस दुनिया को ही छोड़ के चल दिए थे? आइए इस बात का पता लगाने के लिए कहानी को थोड़ा शुरू से समझते हैं। फ्लैशबैक। अरे निर्मला, चरण का लैपटॉप कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। अजी, मैं अभी अपनी गौरी को चारा खिला रही हूँ। आप एक काम कीजिए, चरण के कमरे में चले जाइए, वहीं है लैपटॉप। उमेश अपने बेटे के कमरे में लैपटॉप लेने के लिए चला जाता है। उमेश को अपने दोस्त को एक ईमेल भेजनी थी। वह अपने बेटे की जॉब के सिलसिले में अपने दोस्त से बात करता है, जिसकी वजह से चरण को जल्दी जॉब मिल जाती है और वो अपने पिता के दोस्त की कंपनी में काम करने लगता है। कंपनी में चरण का एक दोस्त बनता है। अरे भाई, तू ऐसा मत किया कर। तू जानता नहीं है, जिस दिन तू पकड़ा गया उस दिन हम दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरे भाई, डरने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। तेरे पिताजी के दोस्त ने मेरा ऑफिस में जीना हराम कर रखा है। अरे इस साले को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। हर अपॉर्चुनिटी ये दूसरों को दे देता है, मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देता। अरे भाई, तू काम अच्छा कर, सब ठीक हो जाएगा। चरण अपने पागल दोस्त को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अरुण उसकी कोई बात नहीं समझता और जब भी कोई गलती करता तो उसका इल्जाम चरण के सर पर डाल देता। ऐसे ही गलती अरुण करता और सुनने को चरण को मिलती, जिसके चलते उसका बॉस एक दिन उसे निकाल देता है और जॉब से निकालने का कारण अपने दोस्त उमेश को भेज देता है, जिसके बाद उमेश को हार्ट अटैक आ जाता है और वह मर जाता है। पिताजी, आप क्यों चले गए? अभी तो मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। चरण अपने पिता को याद करता करता उनके कमरे में चला जाता है, जहां वह लैपटॉप के अंदर उनके भेजे गए बॉस के ईमेल को पढ़ लेता है, जिसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पिता की मौत किस कारण से हुई है। इसका मतलब पिताजी को मेरी नौकरी छूटने का पहले ही पता चल गया था और इसी कारण उन्हें घर की टेंशन हुई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मुझे तो अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं मिला, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। तभी चरण की माँ निर्मला अपनी गौरी को घुमाकर वापस आ जाती है और अपनी पालतू गाय गौरी को एक खूंटे से बांधकर अपने बेटे के पास जाती है। बेटा, यूं उदास मत हो, एक ना एक दिन तो हर किसी को जाना ही है। अब तू थोड़ी घर की तरफ देख, तेरी बहू भी किसी हाल से है, उसे भी अच्छे खाने पीने की जरूरत है। जा ऑफिस चला जा। चरण अपनी माँ को अपने ऑफिस के बारे में सब कुछ बताता है कि किस तरह से ऑफिस से उसे निकाला गया, जिसे सुनकर निर्मला हैरान रह जाती है। हे भगवान, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? एक तू ही तो हमारे घर की देखरेख करने वाला था, तेरे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। तभी वहाँ चरण की पत्नी राधिका आती है और अपनी सास निर्मला से कहती है, माँ जी, रसोई में अन्न का एक भी दाना नहीं है, अब खाने के लिए खाना कैसे बनेगा? तुम लोग चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। चरण पूरे दिन यहाँ से वहाँ काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और उन्हें रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ निर्मला की गाय दूध देना शुरू कर देती है। अरे माँ जी, यहाँ आओ, देखो हमारी गौरी दूध देने लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। राधिका और निर्मला दोनों ही गौरी से बहुत प्यार करते थे और उसकी बहुत अच्छे से देख रेख किया करते थे। रात के समय राधिका अपने खाने का हिस्सा गौरी को खिलाती, तो दिन के समय निर्मला अपने हिस्से का खाना गौरी को खिला देती। एक दिन गौरी उन दोनों के आगे अपना सींग हिलाती है और उनसे कुछ कहने की कोशिश करती है। माँ जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे गौरी कह रही है कि हमें उसका दूध इस्तेमाल करना चाहिए। मैं समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? देखिए माँ जी, चरण जी का काम नहीं लग रहा और हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है। क्यों ना हम गौरी का दूध बेचकर कुछ पैसे कमा ले,
ये सुनकर निर्मला को भी सही लगता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी भी अपनी सींग हिलाने लगती है। देखते ही देखते दोनों सास बहू गौरी का दूध निकालकर गांव में बेचना शुरू कर देती हैं। दूध ले लो, दूध, ताजा ताजा दूध, प्योर गाय का दूध। देखते देखते राधिका और निर्मला के पास गांव वालों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। गौरी का गाढ़ा दूध गांव के सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। अब राधिका और निर्मला लोगों को घरों में जाकर दूध बेचना शुरू कर देती हैं। बहू, तूने बिल्कुल सही कहा था। हमारी गौरी ने तो हमारे बुरे दिन दोबारा से ठीक कर दिए। इसके दूध की मांग तो पूरे गांव में चलती ही जा रही है। माँ जी, होगी भी क्यों नहीं, हम अपनी गौरी का इतना ध्यान जो रखते हैं। आज तक हमने उसे अपने घर के सदस्य से अलग नहीं समझा। वो हमारे घर का ही हिस्सा है और मुसीबत के वक्त यही तो हमारे काम आई है। ऐसा कहकर वह दोनों गौरी के पास जाते हैं, लेकिन गौरी की बहुत बुरी हालत होती है और वह जमीन पर चुपचाप लेटी होती है। अरे बहू, ये गौरी को क्या हो गया है? पता नहीं माँ जी, कल रात तक तो ठीक थी, आज अचानक इसकी तबीयत कैसे खराब हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा। राधिका निर्मला बहुत परेशान हो जाती हैं, जिसके बाद वह दोनों गौरी के लिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाती हैं। जैसे ही डॉक्टर गौरी का चेकअप करते हैं, वह निर्मला और राधिका से कहते हैं, देखिए, शुरू शुरू में ऐसा होता है। अभी गौरी ने दूध देना शुरू ही किया था, जिसकी वजह से गौरी की ये हालत हुई है। आप उसका दूध कम निकालिए, नहीं तो वैसे ही कमजोर महसूस करती रहेगी। मैंने कुछ दवाइयाँ गौरी को खिला दी हैं, शाम तक वो ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद राधिका और उर्मिला दोनों गौरी के लिए बहुत परेशान होती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। हमने गौरी का इतना दूध निकाला और लोगों को भेजा, शायद इसी वजह से ये सब हुआ। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है माँ जी, अब हम गौरी का दूध और नहीं निकालेंगे जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। और मैंने सोचा कि हमें नई गाय ले लेनी चाहिए ताकि सारा भार गौरी पर ना पड़े। अरे बहू, ये तूने बहुत अच्छा सोचा है। जो भी पैसे हमने कमाए हैं उनसे 2 गाय तो आ ही जाएंगी। अगले दिन ही राधिका और निर्मला दोनों सास बहू 2 गाय खरीद कर ले आती हैं। जिसके बाद वह दोनों उस गाय का दूध गाँव वालों को बेचकर पैसे कमाना शुरू कर देती है। माँ जी, अब हमें अपना काम और बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो कैसे बहू? हम अपनी खुद की एक मदर डेयरी शुरू करेंगे और साथ ही साथ कुछ गाय और खरीद लेंगे। इससे हमारा और अच्छा व्यापार बढ़ेगा। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है बहू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों सास बहू गांव के अंदर एक मदर डेयरी चलाना शुरू कर देती हैं, जिससे उनकी कमाई 4 गुनी बढ़ जाती है और उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। सास बहू की मिलावटी रंगीन पानी पूरी। शहरी भीड़भाड़ से कोसों दूर बसा ब्रह्मपुरा नाम का एक भरा पूरा गांव, जहां एक बड़ी जनसंख्या की जनता वास करती थी। उसी गांव में लाजवंती और अलका नाम की सास बहू की जोड़ी भी अपने पति के साथ रहा करती थी। परिवार के मुखिया थे सत्तू, जो लाजवंती के पति और शेखर के पिता थे। एक सवेरे की बात है। अरे सुनती हो शेखर की अम्मा, अरे जल्दी से खाना बांध दो, हमका देरी होवत है। तभी रसोई घर के भीतर से दोनों सास बहू एक संग निकल कर आती हैं और लाजवंती कहती है, अरे सत्तू महाराज, थोड़ा सब्र बांध लिया करो। ऐसा भी क्या होड़ मचा रखी है जैसे कि लाखों की कमाई करने जा रहे हो। माँ, आज गांव के प्रधान का खेत पटाना है ताकि कल से जमीन में बीज बोया जा सके। बरसों से दोनों बाप बेटे खेती बाड़ी में उलझे पड़े हो, मगर पेट पालने के सिवा एक पैसा नहीं बचता है। जाने इस टूटे फूटे छप्पर से किस जुग जमाने में निजात मिलेगा। अरे भगवान, भोर सवेरा बौरा गईल हो का, जतरा बिगड़े के सिवा और ही कुछ नहीं आवत है। ऐसा कहकर दोनों बाप बेटे खेत की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर बाद, सासू माँ, इतनी देर दोपहर हो गई है, अब तक आपने एक भी निवाला नहीं खाया। इस पर लाजवंती बेमन से कहती है, जीवन भर तो ये रूखा सूखा ही खाना है। जाने इस घनघोर गरीबी से हमारा घर कब निकल पाएगा। सासू माँ, बाबूजी और ये मिलकर जो भी कमा पाते हैं उससे तो जीवन भर आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला हर्ष ही रहेगा। अब हम सास बहू को भी कुछ करना पड़ेगा। दोनों सास बहू सोच विचार कर कहती हैं, माँ जी, आजकल बाजार भर में गोलू गोलगप्पे वाले की दुकान अर्श पर है। अगर हम सास बहू उसके गोलगप्पे के ठेले के बाजू में एक अपनी पानी पूरी का ठेला खोल दे तो गोलू के गोलगप्पे का कारोबार अर्श से फर्श पर आ जाएगा और हम सास बहू धड़ाधड़ कमाई कर सकेंगी। दोनों सास बहू घर का दाना पानी खरीदने के पैसे पानी पूरी के कारोबार में झोंक देती हैं और ढेरों गोलगप्पे बनाकर पहुंच जाती हैं। गोलू गोलगप्पे की दुकान के एकदम सामने कुछ घंटे बाद, माँ जी, ऐसे हमारी पानी पूरी का मामला जमने वाला नहीं। हमें इस गोलू के गोलगप्पे से हटकर कुछ नया करना होगा।
हाँ बहू, एक तो इस पानी पूरी में हमारा पड़ता इतना लगा है, मगर एक पैसे की बिक्री भी नहीं हुई। एक तरकीब है जिससे सामने खड़ी इस मुश्किल को हम इंद्रधनुष के तीर जैसे भेज सकते हैं। माँ जी, साफ शब्दों में कहिए, गुत्ती मत गूंथिए। क्यों ना हम सास बहू मिलकर रंगीन पानी पूरी पकाएं? इससे पानी पूरी खाने के शौकीन लोगों की भीड़ हमारे पास खींची चली आएगी और हमारा पड़ता भी कम लगेगा। वाह माँ जी, आपने ये बात तो बड़ी चौकी की कही। कल से हम यही करेंगे। अगली सुबह। अरे बहू, नींद से जाग, देख भोर हो गई, गोलगप्पे नहीं करने क्या? उठ। कुछ ही देर में दोनों मिलकर पानी पूरी का सामान इकट्ठा करके कहती हैं। माँ जी, ये पानी पूरी के पानी बनाने का पुदीना तो रातों रात सड़ गया। बहू, एक तो हम सस्ता देखकर ये सड़ा गला पुदीना उठा लाए थे। एक बार पुदीने को पीस कर इसे पानी पूरी में पानी का घोल तैयार कर दे तो किसे पता चलेगा? माँ जी, पानी पूरी के लिए इतना सूजी मैदा काफी है? अरे मेरी बुद्धू बहू, जानती नहीं सूजी मैदा कितना महंगा है। गोलगप्पे बनाने में आटा इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सास बहू को घाटा नहीं होगा। और अगर ग्राहक ने स्वाद से पकड़ लिया तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे गोलगप्पे रंग बिरंगे बनेंगे। किसी को हम चॉकलेट गोलगप्पों का नाम देंगे तो हम किसी को फ्रंट गोलगप्पा। पैसे कमाने की होड़ में दोनों सास बहू स्वार्थी होकर खराब कोटि का सामान इस्तेमाल करती हैं, जैसे सड़े गले पुदीने का पानी सस्ते रंग का इस्तेमाल करके रंग बिरंगी पानी पूरी बनाती हैं और उन्हें बेचने के लिए बाजार आ पहुंचती हैं। पानी पूरी खाओ, रंग बिरंगे किफायती उच्च कोटि की पानी पूरी खाओ भैया। अब आ गया है भरे बाजार में आपके बीच 10 रुपए में 10 पानी पूरी। ऐसा सुनते ही लोगों की बड़ी भीड़ सास बहू के बने रंगीन पानी पूरी खाने के लिए उनके पास आकर पानी पूरी खाने लगते हैं। तभी लता और ब्रजेश नाम का एक दंपत्ति उनकी रंगीन पानी पूरी खाने को दौड़ा आता है। अरे जरा जल्दी से हमको भी ये रंगीन पानी पूरी तो खिलाना। इस पर ब्रजेश कहता है, वैसे ये रंगीन पानी पूरी आपने कैसे बनाया है? ग्राहक होने के नाते हमको खाने की गुणवत्ता की खबर तो होनी चाहिए। दोनों अतरंगी सास बहू एक दूसरे का मुंह ताकती हैं और अलका कहती है, अब इन रंगीन पानी पूरी को हम सास बहू ने बड़े परख और प्यार से बनाए हैं, खाकर देखो बाबू। ब्रजेश और लता पानी पूरी खाने लगते हैं। वो सास बहू की रंगीन पानी पूरी के पीछे का दोषपूर्ण सामग्री को नहीं पहचान पाते। वाकई आप दोनों सास बहू के रंगीन पानी पूरी के लिए जितनी सराहना की जाए कम है। कितने स्वादिष्ट हैं ये पानी पूरी। हर एक दिन के साथ सास बहू के रंगीन पानी पूरी की पहचान बढ़ती चली जा रही थी। सालों से जमे गोलू गोलगप्पे वाले के तमाम ग्राहक अब सास बहू के रंगीन पानी पूरी के पीछे हो चुका था। सास बहू की कमाई भी बेहतर होने लगी थी। किससे गांव के प्रधान तक पहुंच चुका था। एक सांझ, अरे जरा हमको भी तो चखाओ अपने ये रंगीन पानी पूरी। अरे प्रधान जी आप? पूरे गांव में तुम्हारे ही पानी पूरी का बोलबाला मचा हुआ है। जरा हम भी तो देखें इस रंगीन पानी पूरी में ऐसा क्या खास है जो सभी को इसे खाने की खुमारी चढ़ी हुई है। हाँ? दोनों सास बहू गांव के प्रधान को रंगीन पानी पूरी देते हुए पूछती हैं। प्रधान काका, कहिए कौन से रंग का पानी पूरी खाएंगे? ये हरे वाला, ये लाल वाला या ये चॉकलेट वाला? कोई सा भी। जैसे प्रधान एक रंगीन पानी पूरी को हलक से नीचे उतारता है, बिगड़े स्वाद के चलते उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो बेबाक बिगड़ा मुंह बनाकर कहता है, अरे ये कैसा रंगीन पानी पूरी है? स्वाद का पता ही नहीं है, अजीब सी सड़न महसूस हो रही है इस पानी पूरी के पानी में। इस पर दोनों सास बहू तेजी दिखाते हुए कहती हैं, अरे प्रधान जी, शायद आपकी सेहत सही नहीं, वरना हमारे रंगीन पानी पूरी खाने वालों की तो जुबान नहीं थकती। हम सास बहू के लिए तारीफ के पुल बांधते हुए। देखते ही देखते सास बहू की दुकान पर आने वाली भीड़ घटना शुरू हो जाती है, जिससे उनकी आमदनी बुरी तरह प्रभावित होती है। तभी लता और ब्रजेश उनके पास आते हैं और कहते हैं, अरे लता, क्या हुआ ब्रजेश को? ऐसे पेट पकड़े बैठा है। जाने क्या हुआ है काकी, पिछले कई दिन से इनको कुछ पच ही नहीं रहा। मैंने सोचा क्या पता आपके रंगीन पानी पूरी खाकर इनके पेट का पानी टनाटन हो जाए। दोनों सास बहू उन्हें पानी पूरी खिलाने लगती हैं, मगर गोलू गोलगप्पे वाला उनके चेहरे पर पड़े पछतावे को भाप जाता है और कहता है, अरे ये रंगीन पानी पूरी बेचने वाली सास बहू के चेहरे की रंगत क्यों उड़ी है? कुछ दिन से मैं ये भांप रहा हूँ कि जो भी ग्राहक इनके बनाई रंगीन पानी पूरी खाता है, या तो उसका पेट बिगड़ जाता है या वो बिछौना धर लेता है।
अब तो इस रंगीन पानी पूरी के पीछे छुपा पुख्ता प्रमाण खोजना ही होगा। अगली भोर गोलू जल्दी जागकर सास बहू के घर में घुसकर उन्हें रंगीन पानी पूरी में मिलावट करते देख लेता है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। इस रंगीन पानी पूरी से ज्यादा कमाई करने के लिए तुम सास बहू इस घटिया दोषपूर्ण सामग्री की मिलावट करती हो। अरे इससे कितनी जिंदगी बीमारी के चपेट में आ रही है, इसकी जरा भी जानकारी है तुम सास बहू को? गोलू की बोली मक्खर सास बहू को बड़ी सबक दे जाती है, जिसके बाद अलका कहती है, हमको माफ कर दो गोलू, पैसे कमाने की होड़ में हमको और कुछ सोचा ही नहीं। पहले दिन पानीपुरी की बिक्री नहीं हुई, हमारा पड़ता न दिखने पर हम रंगीन पानीपुरी बनाकर बेचने लगी। हमें हमारे घटिया किस्म के रंगीन पानी पूरी बेचने का पछतावा है। आज से हम ये धंधा छोड़ देंगी। सास बहू की आंखों से बह रहे आंसू के पीछे के पछतावे को देखकर गोलू बात को वहीं दबा देता है। अगले दिन से सास बहू नए सिरे से साधारण तौर से गांव में घूम घूम कर गोलगप्पे बेचने लगती हैं, जिसके बाद वो दोनों क्रमशः कम कमाई में भी बेहद खुश थीं, जो उनके बड़े बदलाव को दर्शा रहा था। गरीब और अमीर की बारिश। पूरे गांव में घनघोर बरसात हो रही थी। चौखट पर खड़ी बबीता गंभीर चिंता में डूबी नजर आ रही थी। हे भगवान, ये बरसात तो छूटने का नाम ही नहीं ले रही है। अगर काम पर पहुंचने में देरी हो गई तो मुझे काम से हाथ धोना पड़ जाएगा। वो घर में पड़े एक कट्टे को ओढ़कर फौरन काम पर जाने को रवाना होती है। बबीता एक रिहायशी इलाके में साफ सफाई का काम किया करती थी। वो चौखट पर पहुंचकर डोरबेल बजाती है। तभी उसकी मालकिन कावेरी उस पे बिगड़ते स्वर में कहती है, कहाँ थी तुम? पिछले 1.5 घंटे से तुम्हारी राह तक रही हूँ। अब तक साहब ने चाय भी नहीं पी, और ये क्या टपोरी सा भेष धरकर चली आई हो? एक ढंग का छाता नहीं क्या, जो बोरी ओढ़े आ रही हो? वो मेम साहब, आप तो जानती हैं कि मेरे पति सुरेंद्र कोई काम धाम नहीं करते। घर चलाने की जिम्मेदारी मेरे सर पर है, और जितना पगार मुझे यहाँ से मिलता है उससे बड़ी ही मुश्किल से बच्चों का पेट पालती हूँ। तेरा तो गरीबी का दुखड़ा सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। सबसे पहले तू अपना ये कीचड़ से सना हुआ पैर एकदम अच्छे से साफ करियो, तभी किचन में पाँव धरने की गुस्ताखी करना। बबीता झटपट से हाथ पांव धोकर रसोई घर के काम में जुट जाती है। तभी पिट पिटाकर बारिश होने लगती है। हे ईश्वर, ये कैसी दुविधा है। इतनी तूफानी बरसात, जाने वहाँ घर पर मेरी बेटियों का क्या हाल हो रहा होगा। जल्दी से काम खत्म करके घर निकल जाती हूँ। बढ़ती बरसात को देखकर वो जल्दी जल्दी काम निपटाकर आह भरते हुए कहती है, मेम साहब, सारा काम खत्म हो गया, मैं जाऊँ? हॉल में सोफे पर मजे से पसरी हुई कावेरी काजू बादाम के मजे लूटती हुई कहती है, अरे बेचैनी की गोली खाकर आई है क्या? एक तो देरी से आई है, उसका हर्जाना क्या तेरा बाप भरेगा? बरसात पड़ रही है, मुझे पकौड़े खाने का मन है, जाकर बना। मेम साहब, घर पर मेरी बेटियां एकदम अकेली हैं, मुझे जाने दीजिए। मैं तुझे फटकार भी नहीं लगाती, इस कारण तेरे पर निकल रहे हैं। मैं तुझे काम की पगार देती हूँ, आना कानी की नहीं, समझी? जाकर चुपचाप मेरे खातिर मिर्ची और पालक के पकौड़े और साथ में पुदीने की चटनी और गर्मा गर्म चाय लेकर आ। गरीबी से जूझ रही बबीता के पास उसकी बात मानने के सिवाय कोई दूजा चारा नहीं था, क्योंकि घर की जरूरत उसके इसी काम पर आश्रित थी। बबीता झटपट से उसकी फरमाइश को पूरा करते हुए पकौड़े परोस देती है। वाह, क्या तीखे पकौड़े बनाए हैं, मजा आ गया। बरसात की फुहार में पकौड़े खाकर दिन बन गया। जब देर शाम बबीता घर लौटकर आती है तो उसे अलग मंजर देखने को मिलता है। घर की टपकती छत से मानो पूरे घर में बाढ़ आ गई हो। सारा सामान इधर उधर तैर रहा होता है और उसकी बेटियां बिलख बिलख कर एक कोने में खड़ी रो रही थी। दीदी, माँ कब आएंगी? हम डूब जाएंगे क्या? वो आगे बढ़कर अपनी बेटियों को सीने से सटाकर उन्हें दिलासा देती है। घबराओ नहीं मेरी बच्चियों, माँ आ गई है ना, माँ सब ठीक कर देगी। वो सारा सामान समेटती है, मगर सब कुछ पूरे तौर से भीगकर नाश हो चुका था। देर रात तक भी बरसात छूटने का नाम नहीं लेती। अम्मा, मुझे चोरों की भूख लगी है। हे भगवान, भूख के कारण मेरे बच्चे के पेट में कबड्डी मच रही है। बचा कुछ राशन भी बरसात में घुल मिल गया। गीली लकड़ी से तो चूल्हा जलाना भी नामुमकिन है। जहां एक और अमीर तबके के लोग बरसात के मौसम में मजे से अपने आलीशान छत के नीचे चैन की नींद सो रहे थे, वहीं दूसरी ओर ये बरसात गरीबों पर बिजली बनकर तिल तिल भारी पड़ रही है। वो भोर होते ही कहती है, राधिका, मुनिया का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। बबीता काम निपटाकर कावेरी के सामने आकर खड़ी हो जाती है।
अरे मेरे सर पर आकर क्यों खड़ी हो? मालकिन, आज महीने की 1 तारीख है, मुझे पगार दे दीजिए और 1 महीने का एडवांस भी। बरसात के कहर ने मेरे घर को तितर बितर कर दिया है। मैं तुझे 1 भी पाई ज्यादा नहीं देने वाली। ये पकड़ अपनी पगार और कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। मालकिन, आप हम जैसे गरीब की दशा को भांप भी नहीं सकते, क्योंकि आप जैसे रईसों के खातिर ये बरसात खुशहाली लेकर आती है, मगर हम गरीबों की खातिर ये बरसात की मार झेलना और सब कुछ नए सिरे से बनाना जन्म बराबर है। बरसात की मार तो बबीता पहले ही झेल रही थी। ऐसे में काम से खदेड़े जाने के चलते वो मानसिक तौर से भी जूझने लगी थी। क्या करूं? इतने कम पैसे में घर का राशन पानी भरूं या फिर घर की टूटी छप्पर ठीक कराऊं? वो चाय की दुकान से एक डबल रोटी खरीद कर घर आती है, जहाँ राधिका बर्तन लिए छत से टपकते पानी को जमा कर रही होती है और नन्ही मुनिया आस धरे माँ की ओर ताक रही थी। बबीता आंसू पोंछ कर कहती है, राधिका, मुनिया, देखो माँ तुम्हारी खातिर खाना लाई है। वो डबल रोटी खिलाकर अपनी बच्चियों का पेट तो भर देती है, मगर खुद पेट काट कर थोड़े पैसे बचा लेती है। अब मुझे 1-1 पाई सोच बूझ कर खर्चनी होगी। इस मुद्दे बरसात का कोई भरोसा नहीं, कब हमें घर से बेघर कर डाले। घर की आर्थिक जरूरतों को देखते हुए अगली रोज बबीता सोचते हुए कहती है, ये सावन भादों की बरसात एकदम जिद्दी बच्चे के जैसे है। वो चुप होने का नाम ही नहीं लेते और ये बरसात छूटने का नाम नहीं लेती है। क्यों ना मैं इस बरसात में चाय और पकौड़ों की दुकान खोल दूं, इससे जीवनी थोड़ी आसान हो जाएगी। वो बचे खुचे पैसे से चाय और पकौड़े बनाकर एक पेड़ के नीचे छप्पर डालकर उन्हें बेचने लगती है। पकौड़े ले लो, ताजे ताजे गर्मा गर्म पकौड़े ले लो। आओ भैया आओ, बाबू गर्मा गर्म तीखे पकौड़े खा लो। काफी देर गुजर जाती है, मगर अब तक कोई भी उसके पकौड़े नहीं खरीदने आता। अचानक से एक लंबी चौड़ी गाड़ी उसकी दुकान पर आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें एक दंपत्ति सवार होता है। कहिए साहब, कौन से पकौड़े खाएंगे? पालक के, मेथी के, मिर्ची के या प्याज के? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, सभी में से 1-1 चखा दो। साहब, सूखे सूखे पकौड़े ही खाएंगे या कहे तो कुल्हड़ की चाय भी दे दो? वैसे भी बरसात के मौसम में बंदा चाय की चुस्कियों के साथ पकौड़े का लुत्फ न उठाए तो क्या किया? हाँ? बात तो 100% की कही बाबूजी, मगर हम जैसे गरीब के खातिर मौसम की मार झेलकर बरसात में कमाई करना बड़ा कठिन है, क्योंकि आप जैसे बड़े दिल वाले लोग हमारे ठेलों से कभी कभार ही कुछ खरीदते हैं। बबीता की बातें सुनकर उन अमीरों को गरीबों के बरसाती मार की झलक दिखाई पड़ जाती है, जिसके बाद वो बबीता के सारे चाय पकौड़े खरीदकर उन्हें ले जाकर फुटपाथ पर बैठे गरीब बच्चों में बांट देते हैं। सचमुच मानवी, ये बरसात हम अमीरों की खातिर तो मनोरंजन जैसी है, मगर गरीबों की खातिर बरसात की ये फुहार बेबसी और लाचारी के मार से बढ़कर है। बबीता की बातें उन अमीरों के मनों में कटाक्ष प्रहार करती हैं। उस रोज बबीता के अच्छे कमाई के चलते वो बेफिक्र होकर भोजन कर पाती है, मगर 2 दिन के पश्चात एक बार फिर भारी बरसात का रुझान होता है। बरसात होने को है। निचली भूमि पर होने के चलते बरसात की बढ़ती फुहार बाढ़ का रूप धारण करके पूरे गांव में छा जाती है। माँ, अब क्या होगा? क्या हम सभी डूब जाएंगे? नहीं बच्चों, जाने क्यों ईश्वर हम गरीब पर ही पेट की मार और बरसात की बहार भेजता है। बरसात से बचने की खातिर बस्ती में रहने वाले कुछ गरीब पेड़ों पर तो कुछ घरों की छप्पर पर बैठकर बरसात के छूटने की राह ताकते हैं। ये बरसात तो हम गरीबों के खातिर हर साल की मार है। ये बस्ती ही हमारा एक आसरा है। हम गरीबों को तो जीना भी यही है और मरना भी यही है। तकरीबन 3 रोज के बाद आसमान के बादल छटने लगते हैं और सरकारी मुलाजिमों के जरिए उन्हें बरसात से राहत मिलती है। इसी के साथ गरीबों के जीवन से बरसात की मार 1 वर्ष की अवधि की खातिर टल जाती है। भिखारिन सास बहू। अरे ठहरो यहीं, कहां बड़े चली आ रही हो तुम भिखारिनो? शनाया और मेनका नाम की 2 बेबस भिखारन सास बहू बिगड़ी दशा में होटल में घुस रही थीं कि तभी उस 5 स्टार होटल के मुख्य मालिक स्वराज उन्हें देख लेता है और उनके चेहरे को देखकर उखड़ते स्वर से कहता है, तुम दोनों भिखारन सास बहू आज फिर मुंह उठाकर चली आई? अरे बार बार धक्के खाने के बावजूद भी बेइज्जती करने के लिए चली आती हो यहाँ पे? साहब, मेरी सास और मैं बेहद भूखी हैं, कुछ खाने को दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। लाओ पैसे। भिखारन सास बहू को स्तब्ध खड़ा देखकर स्वराज कहता है, पल्ले 1 पाई तक नहीं,
और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस पंच सितारा होटल में कदम रखने की? अरे निकाल कर बाहर फेंक दो इन भिखारन सास बहू को। स्वराज के कहने पर होटल के दरबान उन्हें घसीटते हुए बाहर का रास्ता दिखाते हैं। इसके बाद भिखारन सास बहू अपना टूटा फूटा बर्तन लिए बिरजू समोसे वाले के पास आकर हाथ फैलाए हुए भीख मांगकर कहती हैं, भैया जरा 2 समोसे मिलेंगे क्या? बिरजू उन दोनों भिखारन सास बहू की बिगड़ी दशा देखकर बिगड़ा बेबाक सा मुंह बनाकर कहता है, अरे दाम दो, समोसा लो। मगर हमारे पास पैसे नहीं है। अरे पता था मुझे, तुम्हारी फटी चरदशा साफ साफ बयां कर रही है कि तुम दोनों सास बहू बड़ी भिखारन हो। अरे भाई 2 समोसे देने से तुम्हें खास घाटा नहीं होगा। अरे अब तलक बोनी बट्टा भी नहीं हुआ है, सवेरे सवेरे चली आई भिखारन सास बहू बिना पैसों के। हैं मैं तुमसे अपने समोसे का सौदा हरगिज नहीं करूंगा। बेचारी 2 रोज की भूखी भिखारन सास बहू पेट की आग बुझाने की खातिर दर दर मारी फिर रही थीं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। अंत में भूख उन्हें कूड़ा घर के बाहर लाकर खड़ा करती है। तभी एक शख्स उनकी आंखों के सामने कुछ रोटियां और सब्जी वहां रख जाता है। दोनों एक दूसरे से झूठा बखान करती हुई कहती हैं, अरे बहू, ये खाना तो एकदम सही है, इसे खाकर हम सास बहू का पेट भर जाएगा। भिखारिन सास बहू बहरी तौर पर भले ही खाने को सही जाहिर कर रही थी, मगर दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे से सैकड़ों बातें बयान कर रही थीं। हे भगवान, आज हम सास बहू के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें ये जानते हुए भी कि ये खाना सड़ चुका है, इसे खाना पड़ रहा है। ये सब कुछ शायद हमारे ही कर्मों का फल है बहू। भिखारन सास बहू सड़े गले खाने को खाकर फुटपाथ पर ही सो जाती हैं। भिखारन सास बहू की खातिर ये कोई नई बात नहीं थी। वो कभी मंदिर के बाहर बैठी भीख मांगकर पेट भरती, तो कभी कहीं और जगह से दुत्कारे जाने पर जानवरों को सौंपी गई खुराक को अपना खाना बना लिया करती। समय गुजर रहा था। एक बार की बात है, आज भी वो भिखारन सास बहू सैकड़ों भिखारियों के बीच साथ पसारे हुए मंदिर के बाहर बैठी हुई थी। तभी भूपति अपने बेटे आरव के संग खाना बांटते हुए मंदिर की सीढ़ियां उतर रहा था। उन्हें देखकर सास बहू का चेहरा पीला पड़ जाता है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बहू, इससे पहले कि हम भिखारिन सास बहू का इनसे सामना हो, हमें यहाँ से भागना होगा। कल तलक जो सास बहू कूड़े के ढेर में पड़ा खाना उठाकर अपना पेट भर रही थीं, आखिर आज क्यों वो इन 2 शख्स से भागती फिर रही थी? जानने के लिए देखते हैं भिखारन सास बहू की कहानी की एक झलक। नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना, नी मैं वोट का लगा कि तेरे नाल नचना। देर रात के 2 बज रहे थे। नशे में धुत शनाया और मेनका घर आती हैं। उनको ऐसे देखकर भूपति और उसका बेटा आरव बेहद बौखलाते हैं। अरे ये कोई वक्त है घर आने का आप दोनों का? है आप दोनों सास बहू की बुरी आदत से हम बाप बेटे परेशान हो चुके हैं। अरे बेटा, इन समय इन दोनों से बात करना बेफिजूल है, अभी ये नशे में मदहोश है। ये कहकर दोनों अपनी अपनी पत्नियों को संभालते हुए ले जाकर कमरे में सुला देते हैं। अगली सुबह दोनों सास बहू सिर पकड़े हुए सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। उफ, ये मेरा सर। बहू, लगता है कल किटी पार्टी में हम दोनों ने ज्यादा ही पी ली थी। तभी दोनों के पति वहां आकर बैठ जाते हैं और ताने भरे लहजे में कहते हैं, अगर कल रात पीने में कमी रह गई हो तो वो अभी पीकर पूरा कर लो। ससुर जी, आप मेरी सासू माँ को क्यों डांट रही हैं? तू चुप कर बहू, एकदम अपनी सास के रंग में रंगी जा रही है। अरे हम दोनों बाप बेटे दिन रात इसलिए मेहनत करते हैं ताकि तुम दोनों सास बहू मिलकर हमारे पैसे पीने में उड़ाओ। अरे सोसाइटी में और भी सास बहू की जोड़ी हैं जिनकी मिसालें देते नहीं थकते लोग। आप दोनों के बुरे बिहेवियर से पूरी सोसाइटी में बदनाम हो गई हैं आप दोनों। आरव, ठीक है, चिल पिल। दोनों सास बहू को हंसते हुए देख भूपति कहता है, अरे बंद करो ये विलायती बकैती। जब देखो दोनों सास बहू एक ही सुर में एक दूसरे का बचाव करती हो। ये रुतबा पैसा तुम्हारे पति मेहनत से कमाते हैं, उसे बचाना सीखो। अरे मेरे प्यारे पतिदेव, पैसे कमाना तो पति का परम धर्म है और उन्हें उड़ाना उनकी प्यारी पत्नियों का कर्म है। भूपति और आरव के लाख समझाने पर भी ना तो सास बहू के बर्ताव बदलते हैं, बल्कि हर एक दिन के साथ उनके खर्चीला शौक बढ़ते चले जाते हैं।
वो आए दिन लाखों रुपए महंगी शॉपिंग में उड़ाती हैं। एक शाम दोनों बाप बेटे घर आते हैं तो सास बहू को औरतों के बीच में बैठकर ताश खेलता देख उनके तलवों का गुस्सा सिर पर चढ़ाता है। मेनका, शनाया, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे अब आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? दोनों सास बहू बस पत्ते ही तो खेल रही हैं। भूपति के गुस्से को देखकर सभी औरतें वहां से अपना रास्ता नाप लेती हैं और भूपति कहता है, अरे औरतों का काम होता है घर को स्वर्ग बनाकर उनको अच्छी तरह से रखने का, मगर तुम दोनों सास बहू ने इस घर को जुए का अड्डा बनाकर रख दिया है। इतने के बावजूद भी सास बहू पर कहां कोई असर पड़ने वाला था। पीने के साथ उन्हें सैकड़ों बुरी लत पड़ चुकी थी, जैसे लॉटरी, ताश, पब इत्यादि। वो हर एक दिन पति का पैसा फूंक कर अपने बुरे शौक को पूरा करती थी। उनके इस बेहिसाब खर्चीलेपन के चलते उनके पति का कारोबार ठप पड़ गया। घर की अवस्था भी दयनीय हो गई। जहां इस अवस्था में सास बहू को पति का साथ निभाना था, उन दोनों ने अपना स्वार्थ साधकर एक रात बचा खुचा पैसा चुराकर घर से भाग चली। उनसे वो सप्ताह भर होटल में रही, मगर पैसे खत्म होते ही होटल के मैनेजर ने उन्हें उनकी औकात याद दिलाई। धीरे धीरे उनकी दशा बिगड़ने लगी। सालों ऐशो आराम में रही सास बहू के फुहरेपन ने उन्हें भिखारी बनाकर रख दिया। शायद ये हम सास बहू को उन्हीं कर्मों की सजा मिल रही है कि हम भीख मांगकर अपना पेट भर रही है। जैसे ही वो वहां से जाने लगती हैं, उनके पति उनके सामने आ जाते हैं। मेनका, शनाया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों हमें इन हालातों में मिलोगी। जानती हो हमने तुम दोनों को कितना तलाशा, यहाँ तक कि अखबार में इश्तिहार तक दिया, मगर तुम सास बहू की कोई खबर न मिली। चलो घर चलो। भूपति के मुंह पर जाने की बात सुनकर सास बहू की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं और मेनका कहती है, हम दोनों सास बहू ने तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी की, क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं? माँ, इंसान गलतियों की मूर्ति है। हाँ, हमें अफसोस तो हुआ था कि जिस स्थिति में आपको हम दोनों ने साथ देने की जरूरत थी, आपने अपना स्वार्थ साधा, मगर ईश्वर की कृपा से वो स्थिति अब संभल चुकी है। आरव, मुझे माफ कर दो, सारी गलती सरासर मेरी है। मेरे ससुराल में आने के बाद से ही मैंने माँ जी को खर्चीले शौक के खातिर बहकाया। आज हमें उसका पछतावा है। सड़क पर रहने वाले भिखारियों के बीच रहकर सास बहू को बड़ा सबक मिल चुका था। भिखारी बनकर जी चुकी बुरी स्मृतियों को भूलकर वो सास बहू नए सिरे से सुनहरी शुरुआत करती हैं और भविष्य में दोनों उस गलती को फिर कभी नहीं दोहराती हैं। गरीब भिखारी की जादुई झोपड़ी। अरे सुनो भाई, इस भिखारी को कुछ खाने को दे दो। गोपालगंज गांव में भीखू नाम का एक गरीब भिखारी रहता था। वो हर दिन शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर अपना पेट भरता और गांव के बरगद के नीचे सो जाया करता था। एक रात गांव में जोरदार बरसात पड़ती है। ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे मेरे पास सिर छुपाने की इसके अलावा और कोई आसरा भी नहीं है राम। भीखू पूरी रात बरसात में ठिठुरते हुए हाथ पांव सिकोड़कर बैठा रहता है और सवेरे मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठता है। तभी एक लड़की मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरती है। भिखारी उसके आगे हाथ फैलाकर कहता है, सुनो, मुझे कुछ खाने को दे दो, अब मैं भूखा हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, बस भोग का ये प्रसाद है। शिव के झूठन से बड़ा तो कोई 56 भोग हो ही नहीं सकता, तुम मुझे यही दे दो। भीखू भिखारी उसके दिए हुए फलों को बैठकर खाने लगता है कि आराधना कहती है, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ जिसका न कोई घर है न कोई ठिकाना। मेरा घर पास में ही है। कल मेरे घर मेरे जन्म के अवसर पर बड़ा उत्सव है, तुम आना चाहोगे? तब तो वहाँ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी होंगे। मैं जरूर चाहूंगा। अगले दिन भीखू फटे मैले कपड़ों में आराधना के जन्म समारोह पर पहुंचता है, जहां बड़े बड़े रिहायशी लोग मौजूद होते हैं। तभी चमचमाती ड्रेस पहने आराधना भीखू का हाथ थामकर उसे अपने पिता के पास लाती है। डैडी, मुझे आपको एक खास शख्स से मिलाना है। ये है मेरा नया दोस्त। रघुवीर उसे सिर से पांव तक घूरते हुए कहता है, आराधना, ये किस भिखारी को उठा लाई हो? इस फकीर की औकात नहीं हम करोड़पति के बीच में खड़े होने की।
रघुबीर भीखू को बहुत जलील करता है और उसे बाहर खदेड़ देता है। उस रात आराधना मखमल के बिछौने पर सोई कहती है, पता नहीं इस वक्त भीखू पर क्या बीत रही होगी। अगली भोर आराधना मंदिर पहुंचती है कि भीखू उसे देख भागने लगता है। भीखू मुझे माफ कर दो। अरे मुझ गरीब से दूर रहो मैम साहब, मैं ही मूर्ख था जो अपनी औकात भूलकर तुम्हारी खुशियों में शरीक होने चला गया था। पिताजी के दुर्व्यवहार के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझसे मुंह मत मोड़ो। दोनों के लिए शिकवे भुला देते हैं। अब हर दिन आराधना मंदिर में दर्शन के लिए आती और घंटों भीखू के साथ समय बिताया करती, उसके लिए खाना लाया करती। पर यह खबर उसके पिता रघुवीर को पता चलते ही वो कहता है, अब से तुम इस दहलीज के बाहर कदम नहीं रखोगी। डैडी, क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? तुम जो उस सड़क छाप भिखारी से आशिकी लड़ा रही हो, उसकी खबर मिल चुकी है मुझे। इससे पहले कि तुम मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दो, अब इस घर से तुम्हारी डोली उठेगी। आधी रात आराधना दबे पांव घर से भागकर भीखू के पास चली आती है। अरे आराधना, तुम इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पिता जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं। मैं वो घर छोड़कर आई हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ। मैं गरीब भिखारी तुम्हें क्या खुशी दूंगा। मेरे पास न रहने की छत है, न तुम्हें खिलाने के लिए खाना। दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी तुम्हें। मुझे हर सितम दुख मंजूर है, लेकिन मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं गरीबी में भी जी लूंगी भीखू। दोनों मंदिर में फेरे लेकर शादी के बंधन में बंध कर गांव से थोड़ी दूर चलते हुए एक जंगल में पहुंचते हैं। दुनिया की भीड़ से दूर हम यहीं अपना छोटा सा आशियाना बनाएंगे। दोनों लकड़ियों और घास फूस के सहारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन भीखू आराधना को एक टक निहारने लगता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ, कल तक महलों में रहने वाली मुझ भिखारी से शादी करके झोपड़ी में रह रही है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। भीखू हर दिन पेड़ से फल तोड़कर लाता और दोनों वही खाकर अपना पेट भरते थे। उसने कई जगह काम की तलाश की, पर उसके हाथ निराशा के सिवा कुछ न लगा। एक दिन जब वो फल लिए चला आ रहा था तो उसकी नजर एक घायल बाबा पर गई। अरे ये तपस्वी तो काफी जख्मी है। वो उन्हें अपनी झोपड़ी में लाकर उनकी देखरेख करता है। कुछ दिन बाद बाबा को होश आता है। प्रणाम बाबा। तो तुम दोनों ने मेरी सेवा सहाय की है, आयुष्मान भवा। बाबा आंखें बंद करके जैसे ही उनके माथे पर हाथ धरे हैं, वो उनकी बदहाली को भाप जाते हैं और मन में कहते हैं, इनका जीवन तो थोड़ी ही कठिनाइयों के साथ व्यतीत हो रहा है। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, ईश्वर तुम्हें बहुतायत का वारिश बनाए। बाबा अपने कमंडल के जल का छिड़काव उनकी झोपड़ी में करके वहां से चले जाते हैं। अचानक उनकी घास फूस की झोपड़ी सोने की जादुई चमचमाती झोपड़ी में बदल जाती है, जिसे देख दोनों के मुंह खुले रह जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? फिर झोपड़ी के अंदर की जगह अपने आप सरक कर चौड़ी हो जाती है। अरे ये झोपड़ी एकदम महल जितनी बड़ी कैसे हो गई? जरूर वो तपस्वी कोई देवता थे। भूख के मारे पेट में खलबली मची हुई है, काश कुछ खाने को मिल जाता। भीखू के कहते ही झोपड़ी की छत से अचानक तेज रोशनी प्रकट होते ही उनके पास ढेर सारा खाना आ जाता है। ये तो सचमुच एक जादुई झोपड़ी है जो हमारी मांग को पूरी करती है। उस रात दोनों खा पीकर बड़े ही चैन से सोते हैं। अगली भोर आराधना कहती है, मेरे पास एक भी अच्छे कपड़े नहीं बचे। क्या ये जादुई झोपड़ी मुझे कपड़े दे सकती है? ये जादुई झोपड़ी हमें नए कपड़े दे। जादुई झोपड़ी उन्हें दर्जनों रंग बिरंगे नए कपड़े देती है। ये जादुई झोपड़ी तो हमारी हर बात मानती है। समय गुजरता है। एक सवेरे दोनों टहलने के लिए जंगल से बाहर निकलते हैं, जहां एक औरत सड़क पर पड़ी मदद की गुहार लगाती है। अरे कोई मदद करो। अरे वो औरत बड़ी परेशान लग रही है, चलो चलकर उसकी मदद करते हैं। दोनों उसके पास आकर उसका हाल पूछते हैं। क्या हुआ काकी, आप इतना परेशान क्यों हैं? ये मेरी बच्ची है, इसका शरीर बुखार से तप रहा है कि मुझ अभागन के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं जो इसका इलाज करा सकूं। हमारे साथ चलिए, हम आपकी मदद करेंगे। भीखू उस मरियल बच्ची को उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले आता है। जादुई झोपड़ी, मुझे ऐसी असरदार दवाई दो जिससे कि यह बच्ची एकदम ठीक हो जाए।
जादुई झोपड़ी अपने अंदर से जड़ी बूटियों से बनी दवाई प्रकट करती है। दवाई के पिलाते ही वो बच्ची उठ खड़ी होकर कहती है, देखो दादी, मैं ठीक हो गई। नेहा मेरी बच्ची, ये कैसी जादुई झोपड़ी है जो एकदम बर्फ जैसी शीतल है। इसकी असरदार दवाई से मेरी पोती एकदम टनाटन हो गई। तुम्हारा शुक्रिया। वो औरत अपनी पोती के साथ चली जाती है। एक दिन एक भिखारी उनकी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाकर कहता है, कोई है इस सोने की झोपड़ी में? मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं हफ्तों का भूखा हूँ। भिखारी और कोई नहीं बल्कि आराधना का पिता होता है। पिताजी, आप इन हालातों में? तुम मुझे छोड़कर क्या गई? तेरा पिता फकीर बन गया। शायद ईश्वर ने मुझे एक गरीब को नीचा दिखाने की सजा दी है। ससुर जी, मेरे मन में आपके लिए कोई रंजिश नहीं। ये जादुई झोपड़ी पिताजी को उनके पहले हालात वापस लौटा दे। जादुई झोपड़ी जंगल से उखड़कर रघुवीर को अपने अंदर सवार करके हवा में लहराती हुई उसके घर तक छोड़ आती है। बिटिया, क्या बीती बातें भूलकर हम दोबारा एक साथ नहीं रह सकते? पिताजी, हम यहाँ की भीड़ भाड़ से दूर जंगल में बसे अपनी झोपड़ी में बेहद खुश हैं। जादुई झोपड़ी उन्हें अपने अंदर समाकर वापस से जंगल में आ जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। और जब भी कोई जरूरतमंद गरीब उनकी झोपड़ी के पास आता तो वो उनकी मदद किया करते थे।